नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम नजर और नजरिया। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, ऐसे में तमाम जगहों पर रैलियों का दौर है। तमाम बड़े नेता जो स्टार प्रचारक हैं वो अपने भाषण दे रहे हैं और लोगों को अपनी उपलब्धियों के बारे में, उनकी सरकार क्या करने जा रही है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में थे। सुना, कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी। पता नहीं, पहले आए थे कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? लगी गई फैक्ट्री? सुना, कुछ दिन पहले यहां मोदी जी आए, उन्होंने कहा कि 500 फैक्ट्रियां हमने लगा दी। पता नहीं, पहले आए थे कहा था 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल देंगे, काले धन को मिटा देंगे, और अब मध्य प्रदेश में हमने 500 फैक्ट्रियां लगा दी हैं। किसी को दिखी है फैक्ट्रियां? तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। राहुल गांधी मध्य प्रदेश में है और मध्य प्रदेश में आज उनकी 3 जनसभाएं हैं, एक रोड शो है उनका। और वहीं मैं आपको ये बता दूं कि अमित शाह भी आज मध्य प्रदेश में ही हैं और छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। और लगातार आप ये देखिए कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी लगातार कांग्रेस को आड़े हाथों ले रहे हैं और कोस रहे हैं दरअसल, क्योंकि नरेंद्र मोदी के पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। वो ये बता रहे हैं कि दरअसल गरीबी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है और वो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देकर जिंदगी भर के लिए शायद गुलाम बनाना चाहते हैं। और वो ये चाहते हैं कि वो 5 किलो अनाज जो फ्री दिया जा रहा है सरकार की तरफ से 80 करोड़ लोगों को, उसकी बात वो बार बार करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है ये कहकर वो उन गरीबों को गुलाम बना सकते हैं और उनसे बार बार वोट ले सकते हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो आप लोग गरीब हैं वो दरअसल उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। 15 साल रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ में शासन किया, 18 साल मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान शासन कर रहे हैं, तकरीबन 10 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और वो कह रहे हैं कि दरअसल जो गरीब हैं उस गरीबी के लिए जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस की सरकार है। वो यही नहीं थमे, बल्कि ओबीसी का कार्ड भी उन्होंने खेला। एक तरफ वो कहते हैं कि जाति के नाम पर आपको बांटा जा रहा है, और वो ये कहते हैं कि कोई जाति नहीं होती, जाति सिर्फ एक होती है, गरीब की। लेकिन अपनी जाति के बारे में बार बार बात करना नहीं भूलते हैं। वो ये कह रहे हैं कि मोदी का नाम लेकर, आपको पता है कि राहुल गांधी के ऊपर जो केस हुआ था, उनकी सांसदी चली गई थी और फिर उसके बाद बहाल हो गई थी। उसी का एक तरह से हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि देखिए ओबीसी को गाली देते हैं, यानी कि मुझे गाली देते हैं और मुझे गाली दे रहे हैं तो ओबीसी को गाली दे रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी सिर्फ इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं, सांप्रदायिक कार्ड खेल रहे हैं। कांग्रेस को बार बार उसका नाम लेकर सिर्फ आप लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए तमाम जितनी भी आपके साथ परेशानियां हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, गरीबी है, जो सब कुछ है उसके लिए सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस जिम्मेदार है, क्योंकि उनके पास अपनी उपलब्धियों के नाम पर बताने के लिए नील बटा सन्नाटा है। और यही वजह है कि अब चुनावों में धारा 370 की एंट्री हो गई है। अब चुनावों में
सर्जिकल स्ट्राइक की एंट्री हो गई है, अब चुनाव में पुलवामा की एंट्री हो गई है, राम मंदिर की बात तो लगातार की ही जा रही है, यह आप लगातार देख रहे हैं। अमित शाह जब मध्य प्रदेश में थे तो मध्य प्रदेश में उन्होंने यही तमाम बातें कही, लेकिन आप ये देखिए कि कांग्रेस क्या कर रही है। राहुल गांधी या फिर प्रियंका गांधी अपनी सभाओं से बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, सभाओं में बता रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो किस तरह से इंडस्ट्रीज लगेंगी, छोटे व्यापारियों की बात करें, महंगाई की बात कर रहे हैं, अपनी जो सरकारें जहां उनकी हैं, जिन राज्यों में उन्होंने जो करके दिखाया है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो फर्क जो है वो दोनों सरकारों में या दोनों पार्टियों में साफ तौर पर देखने के लिए मिल रहा है। ये मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूं कि आपको ये बताना बेहद जरूरी है कि आपके से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, उनकी बात कौन कर रहा है और आपको भटकाने की, लटकाने की, अटकाने की बात कौन कर रहा है, आपको बांटने की बात कौन कर रहा है। एक और बाइट है राहुल गांधी की, वो भी आप सुनिए और उसके साथ साथ आप जनता का रिएक्शन भी देखिए। सुनिए आप राहुल गांधी को। तकरीबन 1 साल पहले मैं कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चला। अकेला नहीं चला, हमारे साथ लाखों लोग भारत जोड़ो यात्रा में एक साथ चले। रास्ते पर मुझे बहुत सारे अलग अलग लोग, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, छोटे दुकानदार, हजारों लोगों से बात करने का मौका मिला। और जब भी मैं युवाओं से बात करता था, और मुझे याद है मध्य प्रदेश में जब भी मैं युवाओं से पूछता था क्या करते हो, जवाब आता था कुछ नहीं, बेरोजगार। तो शुरुआत में ही मैं पूछना चाहता हूं, यहां मीटिंग में बहुत सारे युवा दिख रहे हैं, यहां पे बेरोजगार युवा कौन है? हाथ उठा के दिखाओ मुझे। तो ये मध्य प्रदेश की हालत है। किसी भी युवा से आप पूछो क्या पढ़े, इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, आईएएस के लिए, आईपीएस के लिए पढ़ाई तो कर ली, प्राइवेट कॉलेज को, प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को पैसा दे दिया, डिग्री भी ले ली, मगर काम नहीं मिला। राहुल गांधी को आपने सुना और वहां पर जो युवा मौजूद थे उनके रिएक्शन से आपको ये समझ में आ गया होगा कि कितनी बड़ी तादाद में बेरोजगार हैं मध्य प्रदेश के युवा, जहां 18 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही और 2 करोड़ नौकरियों का वादा हर साल देने का वादा जो प्रधानमंत्री ने किया था, वो तो आपको पता ही है कि वो तमाम तो सिर्फ जुमले ही बन के रह गए हैं। जो जिन तमाम वादों के तहत वो सत्ता पर एक बार नहीं 2 बार काबिज रहे। लेकिन आप ये देखें कि जिस पार्टी की सरकार पिछले 10 साल से केंद्र में है और ज्यादातर राज्यों में जो पार्टी राज कर रही है, वो देखिए किन मुद्दों पर लोगों को भटका रही है और किस तरह से आपको एक बार फिर से बेवकूफ बना रही है, आपको बरगला रही है। सुनिए अमित शाह का ये बयान, आपकी समझ में आएगा कि आपको किस तरह से एक बार फिर से ठगने की तैयारी हो रही है। मैं संसद में धारा 370 हटाने का बिल लेकर खड़ा हुआ, सड़क से राहुल बाबा खड़े हो गए। जानते हो ना राहुल बाबा को? अरे जानते हो या नहीं जानते हो? अरे भाई जानते हो ना? वो खड़े हो गए और कहा धारा 370 मत हटाओ, मत हटाओ। मैंने कहा क्यों भाई, क्यों ना हटाए? तो उन्होंने कहा कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा 4 साल हो गए, 4 साल खून की नदियां छोड़ो, कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चला। ये नरेंद्र मोदी सरकार, मोदी जी ने
देश को सुरक्षित करने का काम किया है। भाई और बहनों, ये कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। 10 साल तक पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया घुस जाते थे और बम धमाके कर कर चले जाते थे, मगर मनमोहन सिंह के माथे पर जू नहीं रेंगती थी। मौनी बाबा चुप रहते थे। मोदी जी प्रधानमंत्री बने, पुरी और पुलवामा में हमला किया, उरी और पुलवामा में हमला किया। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। नरेंद्र भाई ने देश को सुरक्षित करने का काम। तो आपने सुना, यहां पर मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश के युवाओं को ये बताते कि वो कितने रोजगार उनके लिए देने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के युवाओं को, वहां के लोगों को वो ये बताते कि महंगाई किस तरह से दूर होगी। वहां के लोगों को वो ये बताते कि सरकार में वो दोबारा से अगर आए, 18 साल से यूं तो उनकी सरकार है, तो ये बताते कि वो आगे क्या करना चाह रहे हैं। वो ये बताते कि 10 साल में केंद्र की सरकार ने क्या किया और 18 साल शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने क्या किया। लेकिन आपको पता है कि उनको क्या कार्ड खेलना है। उनको 370 की बात करनी है, सर्जिकल स्ट्राइक की बात करनी है, राम मंदिर की बात करनी है, कांग्रेस को कोसना है, मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाना है, राहुल गांधी का मजाक उड़ाना है। और लगभग यही घिसा पिटा जो एक पूरा नैरेटिव है, वो लगातार आपको तमाम रैलियों में देखने के लिए मिलेगा। इसलिए लोग अब भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बयानों से, खासतौर पर नरेंद्र मोदी के बयानों से उब गए हैं। उन्हें उबासी आने लगी है। उनको लगता है कि आखिर कितनी बार वो सेम बात सुनेंगे, क्योंकि जो सत्ता में है सरकार, उसकी आंसरेबिलिटी बनती है, उसकी जवाबदेही बनती है। लेकिन आपको पता है, ना तो उनसे कोई सवाल पूछता है, किसी की हिम्मत नहीं होती, सो कॉल्ड जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, और वो जवाब देने की भूल भी वो कभी नहीं करते हैं। 10 सालों में कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की नहीं, तो सवाल अगर कोई पूछेगा भी तो पूछेगा कैसे। वो सिर्फ आते हैं, अपना ज्ञान देते हैं, तालियां बजवाते हैं और घर चले जाते हैं। उनको लगता है कि जनता एक बार फिर से वारे न्यारे करके उनको सत्ता पर बिठाएगी। लेकिन इन 5 राज्यों में हालत पतली है भारतीय जनता पार्टी की, ये उनको समझ में आ रहा है। और ये भी समझ में आ रहा है कि 2024 का चुनाव कम से कम सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर नहीं जीता जा सकता। कितने भी नरेंद्र मोदी ये कहें कि उनकी गारंटी है, अब लोगों को उनकी गारंटी पर कोई भरोसा नहीं है। और ये साफ उनकी रैलियों से नजर आ रहा है। तमाम सर्वे सब ये बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की हालत फिलहाल कैसी है। किस तरह से इन बयानों को देखा जाए, 5 राज्यों और 2024 में क्या कुछ होने जा रहा है, क्योंकि चंद महीनों का वक्त 2024 में बचा है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ 3 वरिष्ठ मेहमान जुड़ गए हैं। इनका तारुफ मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ अनिल सिन्हा जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, जाना माना चेहरा, आप उनको अक्सर देखते रहते हैं। राकेश कपूर साहब, सीनियर जर्नलिस्ट, वेटरन जर्नलिस्ट हैं, उनको भी आप अक्सर तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मेन स्ट्रीम मीडिया में देखते हैं। और बिलाल सब्जवारी जी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी जाना माना चेहरा है। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल। अनिल जी, शुरुआत मैं आपसे करना चाहूंगी। आपने अमित शाह को भी सुना, आपने राहुल गांधी को भी सुना, और आज छत्तीसगढ़ में नरेंद्र मोदी भी थे। नरेंद्र मोदी वही ओबीसी का कार्ड खेल रहे थे, वही मुझे गालियां दी जाती हैं ये बात कह रहे थे। वो यही कह रहे थे कि कांग्रेस ने देखिए 70 सालों में कुछ नहीं किया, आप गरीब हैं इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि एक बहुत घिसी पिटी रेपिटेटिव वही बातें लगातार बार बार कही जा रही हैं, और लोगों को अब लोग इससे अब उब रहे हैं। उनको अब ये चाहिए कि भाई आपको एक बार नहीं 2 बार हमने सत्ता पर बिठाया, 18 साल आप मध्य प्रदेश में रहे, 15 साल आप छत्तीसगढ़ में रहे, लेकिन अभी भी आपके पास सिर्फ कांग्रेस को कोसने के अलावा और कुछ नहीं है। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है बीजेपी का, उस समझ को समझना चाहिए। इसलिए कि जो आइडियोलॉजिकल प्रॉब्लम है, एक तो मैं जब बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि 1925 से लेकर जब से आरएसएस है, तब से वो कोई नया नैरेटिव नहीं बना पाई। दुनिया में हर विचारधारा जो भी है, जो मतलब कोई भी प्रोग्रेसिव विचारधारा कहेंगे, जो तरक्की करने वाली विचारधारा, इवन कैपिटलिज्म भी ने अपना परिवर्तन किया। यहाँ तक कि जो राइट विंग जो फंडामेंटलिस्ट थे, उनके भी
नैरेटिव में बदलाव हुआ, लेकिन आरएसएस बदलाव कुछ भी नहीं ला पाई अपनी विचारधारा में। तो ये जो प्रॉब्लम है वो उनका पुराना प्रॉब्लम है। दिक्कत ये हुई कि बीच में जो 10 साल की सरकार रही, जो एंटी इनकम्बेंसी कांग्रेस की थी, उसके बाद जो केजरीवाल का मूवमेंट हुआ और जिस तरह से एक नैरेटिव बनी कि एक करप्ट गवर्नमेंट है, उसका फायदा उठाकर वो चले आए सत्ता में। एक गुजरात मॉडल 15 लाख जिसकी आप चर्चा कर रही थी, और रोजगार 2 करोड़, ये सब करके लाया। लेकिन साथ में उसमें एक भी था कि 10 साल एक रैबिड कम्युनल एजेंडा उन्होंने चलाया, जो कि आप देखते हैं क्या कि जिस तरह से धारा अभी तक वही वो चला रहे हैं। धारा 370 है, पाकिस्तान से आलिया जमालिया ये सब जो बातें करते हैं, वो सारी बातें करते हैं। मतलब उसमें जाए, मतलब अगर आप सच में देखेंगे तो जो पाकिस्तान से भी लड़ने की बात है, उसमें कांग्रेस उनके समय में लोकसभा पर, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ, उनके समय में कंधार में जाकर के उन्होंने आतंकवादियों को छोड़ा। इसीलिए ये सब वो भूल जाते हैं और बताना शुरू करते हैं, जैसे आइडेंटिफाई कराते हैं कांग्रेस को कि कांग्रेस पाकिस्तान समर्थक है, कांग्रेस मुसलमान समर्थक है। अभी नया चला है हमास से जोड़ते हैं लोग कांग्रेस को और एक नैरेटिव बनाते हैं। ये एंटी मुस्लिम नैरेटिव है, इसके अलावा कुछ नहीं है। लेकिन इसकी भी एक सीमा है। ये 10 साल तो उन्होंने चलाया, रैबिड कम्युनलिज्म चलाया। आपने सही कहा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं है, जनता से कोई संवाद नहीं है, सारी संपत्तियां बेच डाली उन्होंने, जो भी पब्लिक सेक्टर में हमने क्रिएट किया था सालों की मेहनत से। गरीब मुल्क, जब आप देखेंगे कि 1947 में जब आजाद हुए थे, उस समय जिस तरह से हमने बनाया था, मतलब संपत्ति अर्जित की, बड़े बड़े कारखाने बने, आईआईटीज बने, ये सारा संपत्ति है जो राष्ट्र की संपत्ति, उन्होंने उसको बेचा। और जो राहुल गांधी, इस मामले में मैं उनका पूरा समर्थन करता हूं कि अंदर और बाहर दोनों विरोध के बावजूद उन्होंने अडानी को किस तरह पैसा जा रहा है और किस तरह कॉर्पोरेट छाया हुआ है, इस नैरेटिव को पूरी तरह जिंदा रखा। तो वही एक नैरेटिव दोहरा रहे थे। लेकिन मैं आपको कहूंगा कि थोड़ा परिवर्तन हुआ है। परिवर्तन ये हुआ है कि जब उनको अंदाजा लग गया कि नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जो छवि है उस पर वोट नहीं मिलने वाला है, दूसरा ये भी पता चल गया कि हिंदुत्व भी अब एक फेटिक में थक, मतलब जो आप कह रही थी उबी हुई, वो मतलब बासी चीजें बार बार कह रहे हैं, वही 370 वही, तो उसका अंदाजा लग गया। इसीलिए वो कहने लगे कि हमको चेहरे पर, मतलब कमल है आपका चेहरा, उन्होंने कहा है। फिर आप देखेंगे क्या कि जो संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें ढेर सारे वादे किए हैं, गारंटी की बात करेंगे। तो मैं आपको एक चीज खाली समाप्त करूंगा अपनी बात आखिर में, कि राहुल गांधी ने वो उनको उस मुद्दे पे ला दिया। मतलब जो कहते हैं कि पिच पे खेलना, वो उनके पिच पर खेलने के बदले राहुल गांधी अब एजेंडा सेट कर रहे हैं और कांग्रेस एजेंडा सेट कर रही है। और वो कोशिश करते हैं कि बार बार राम मंदिर 370 ये भी ट्राई कर चलता है, लेकिन चल नहीं पाता। जी, बिल्कुल, वो उसी पर बार-बार लाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये बिल्कुल आपने सही कहा, और मैं भी अपने प्रोग्राम में अक्सर ये बात ये कहती हूँ कि पहले ये होता था कि कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी जो है वो कोई नैरेटिव सेट करती थी और कांग्रेस एक तरह से उस पर जवाब देती हुई नजर आती थी। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद से ही पूरी एक तरह से स्थितियां एकदम बदल गई हैं। अब कांग्रेस अपने जो है एक नैरेटिव सेट करती है, अपनी बात कहती है, और भारतीय जनता पार्टी उसका पीछा करती हुई नजर आती है। जिनको वो रेवड़ियां कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मोदी की गारंटी है, मोदी कह रहा है, और अब मोदी की गारंटी मतलब 100% सच, वो ये कहने की कोशिश करते हैं। लेकिन लोगों को भी पता है कि 100% सच है या फिर सिफर है इसमें, ये लोगों को बिल्कुल अच्छे से पता है, क्योंकि लोगों के सामने दूध का दूध पानी का पानी है। उनको पता है कि जो तमाम वादे किए गए थे उनका हुआ क्या है। लेकिन कांग्रेस लगातार जनता से जुड़े जो मुद्दे हैं, जो जन सरोकार से जुड़े मुद्दे हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो लघु उद्योग हैं, या फिर आप ये देखें कि जो युवा हैं, जिन्होंने डिग्रियां हासिल की लेकिन उनके हाथ में अभी कुछ नहीं है, उन तमाम चीजों की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, और एक तरह से आंसरेबल ठहराने की कोशिश करते हैं, जवाबदेह बनाने की कोशिश करते हैं सरकार को, नरेंद्र मोदी की सरकार को। ये फर्क साफ तौर पर लोगों को देखने के लिए मिल रहा है।
क्या राकेश कपूर जी, आपको भी लग रहा है कि जो तमाम बातें बार बार कही जा रही हैं अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी की तरफ से, अमित शाह की तरफ से, विक्टिम कार्ड खेलना, सांप्रदायिक कार्ड खेलना, वही 370 की बात करना, उससे तो वो हिमाचल और कर्नाटक हार गए थे, लेकिन ये फिर से वही बातें, क्या आपको लग रहा है उनके पास अब कुछ है नहीं कहने के लिए? क्योंकि घोषणाओं की भी अगर हम बात करें तो उसकी भी इतनी लंबी लकीर, या जो इनोवेटिव तरीके से जो कांग्रेस ने की है, जो जारी की है, वो इतनी लंबी लकीर खींच दी है कि अब उससे लंबी उनसे खींची नहीं जा रही है। हाँ बुशरा जी, आप बिल्कुल सही फरमा रही हैं और अनिल जी ने भी सही कहा। मैंने बहुत पहले कही थी ये बात अनिल जी के साथ ही कि दिक्कत बीजेपी के साथ ये पैदा हो गई है कि बीजेपी को अब कांग्रेस की पिच पर खेलना पड़ रहा है। शायद आपके प्रोग्राम में भी मैंने ये बात कही थी काफी पहले जी। तो आज सबसे बड़ी दिक्कत यही है। देखिए ये जो नैरेटिव है ना कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया और गरीबों की स्थिति के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, माना, चलिए बहस के लिए हमने मान लिया, लेकिन आज जो ये देश तरक्की कर रहा है उस तरक्की के लिए कौन जिम्मेदार है? उस तरक्की का श्रेय आप किसको देंगे? क्या ये हवा में घुमाने से ही भारत चांद पर पहुंच गया? क्या गरीब पैदा करने के साथ ही भारत परमाणु शक्ति बन गया 1974 में इंदिरा जी के जमाने में? क्या गरीबों को पैदा करने के साथ ही हिंदुस्तान की सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए 1971 में? क्या सिक्किम का विलय भारत में ऐसे ही हो गया गरीबों की संख्या बढ़ाने से? तो ये सारी चीजें हैं, इन चीजों में कोई दम नहीं बचा है। अब कांग्रेस को जिम्मेदार अगर कहते हैं तो इस देश की जनता ये बात समझती है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ तो 90% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर थे, किसान थे, मजदूर थे, गरीब गुरबा थे। आज केवल 60% लोग कृषि पर निर्भर हैं। औद्योगिक विस्तार हुआ इस देश का, लोग कृषि से औद्योगिक क्षेत्र में गए और वही देश तरक्की करता है। तो देश की तरक्की का पैमाना क्या है? बड़ी मोटी सी बात है। इस देश में अभी तक किसानों के सबसे बड़े नेता हुए चौधरी चरण सिंह। वो अपनी जनसभाओं में ये कहते थे कि जिस देश में ज्यादा लोग खेती में लगे होंगे वो देश होगा गरीब, और जिसमें कम लोग खेती में लगे होंगे वो देश होगा अमीर। ये अमीरी गरीबी की बड़ी मोटी पहचान है अर्थशास्त्र का, ये बड़ा मोटा सा नियम है। अब आप देखिए लोकतंत्र में देश कब मजबूत बनता है? ये जनसंघ के जमाने से ये बीजेपी का एजेंडा रहा है, राष्ट्रीय सुरक्षा, धर्म, संस्कृति, ये इन चीजों का महत्व है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये चुनाव राज्यों के चुनाव है। अब आप देखिएगा जिस मध्य प्रदेश में 2 करोड़ नौजवान बेरोजगार हैं, जिस देश में चौपट व्यवस्था अर्थव्यवस्था है, जिस राज्य की शिक्षा व्यवस्था विभिन्न घोटालों और घपलों में फंसी हुई है, 2-2 कमरे के मकान में नर्सिंग कॉलेज चल रहे हों, जिस प्रदेश में व्यापम से लेकर के और पटवारी भर्ती तक घोटाले हो रहे हो, हर जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो, किसानों की जो भी स्कीमें आई हैं सब में जमकर के भ्रष्टाचार हुआ हो, खाद खरीदने तक पर भ्रष्टाचार है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की हालत इतनी खराब है। ये जो चौपट राज है मध्य प्रदेश का, क्या इसकी तरफ लोग ध्यान नहीं देंगे? और राज्यों के चुनाव में जो सरकार काबिज है हुकूमत में, वो अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करती है। वेयर इज द रिपोर्ट कार्ड ऑफ मिस्टर शिवराज सिंह चौहान? वो रिपोर्ट कार्ड कहाँ है? रिपोर्ट कार्ड तो कहीं है नहीं।
वो बता नहीं रहे उन्होंने कितने रोजगार दिए, बता नहीं रहे कि उन्होंने उनके राज्य में किस प्रकार से जो शिक्षित लोग हैं उनकी व्यवस्था, उनकी आर्थिक हालत में सुधार हुआ। वो बता नहीं रहे किसानों की आर्थिक हालत में कितना सुधार हुआ। वो बता नहीं रहे कि जो गरीब हैं उनकी संख्या में कितनी कमी हुई। ये सारे मुद्दे जो हैं वो राज्यों के चुनाव के मुद्दे होते हैं। राज्यों के चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि भारत की संघीय व्यवस्था में केंद्र सरकार की भी जो नीतियां होती हैं उनको राज्य सरकारें ही लागू करती हैं। ये भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जो सवाल सबसे बड़ा ये है इन चुनावों के अंदर, देखिए राहुल गांधी की मैंने एक बात सुनी उनके आज का नियमित भाषण में, उन्होंने एक बात बड़े मार्के की बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि देश कब आगे बढ़ता है, देश तब आगे बढ़ता है जब उस देश के किसान और मजदूर को आगे बढ़ाया जाता है। कोई मेरे और आपके बच्चे फौज में भर्ती नहीं हो रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं के बच्चे फौज में भर्ती नहीं हो रहे हैं। मोर्चे पर जाकर किसान का बेटा ही लड़ता है। एक बेटा हल चलाता है तो दूसरा बंदूक पकड़ करके सरहदों की निगरानी करता है। ये इस देश की परंपरा है। आप चले जाइए राजस्थान, मध्य प्रदेश के कुछ इलाके हैं वहां चले जाइए, हरियाणा चले जाइए, पंजाब चले जाइए, किनके बच्चे फौज में भर्ती हैं? किसानों के बच्चे फौज में भर्ती हैं। तो हमें ये बात सोचें और ये बात ध्यान में रखें कि आज इस देश की आर्थिक व्यवस्था क्या है। ये जो 80 करोड़ गरीब जो बने हैं या जिनको मुफ्त भोजन दिया जा रहा है, इनका क्या कसूर है? ये तो आप सोचिए। ये कसूर है सिर्फ इस बात का कि हमने आर्थिक नीतियां ऐसी चलाई जिससे गरीब गुरबे लोग बाहर होते चले गए उस आर्थिक चक्र से। जो सार्वजनिक संपत्ति सृजित करने की बात थी, जैसा अनिल सिन्हा जी ने कहा, अनिल सिन्हा जी बहुत विद्वान पत्रकार हैं, जैसा उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय संपत्ति थी। 2004 में वाजपेयी सरकार क्यों हारी थी? क्या कौड़ियों के दाम उन्होंने सार्वजनिक कंपनियां बेची थी? पूरे विश्व में कहीं कभी कोई विनिवेश डिसइन्वेस्टमेंट मिनिस्टर या विनिवेश मंत्री नहीं होता है। अरुण शौरी विनिवेश मंत्री बनाए गए थे सरकारी कंपनियों को बेचने के लिए। क्या गजब की सरकार थी। इस देश के लोगों को बहुत बुरा लगा कि सरकारी संपत्ति बेचने के लिए एक मंत्रालय बना दिया गया है। सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने के लिए आप देखिए छत्तीसगढ़ का जो बालको था कितने करोड़ में बिका था, 365 या 66 करोड़ में, और जबकि उतने का तो उसका बिजली घर ही था। उससे 4 गुना दामों की तो उसकी जमीन की कीमत थी। क्या कौड़ियों के दाम बेचे गए हैं। लोग इस बात का बुरा मानते हैं, वो जानते हैं। जो मैं लोक कल्याण और लोक कल्याण जो लोक कल्याणकारी राज्य की बात जो मैं अक्सर करता हूं वो यही है। लोगों को आप संपन्न बनाते हैं, लोगों को समर्थ बनाते हैं, लोगों की क्रय शक्ति में इजाफा करते हैं, उनकी आर्थिक ताकत में इजाफा करते हैं। यही लोकतंत्र का उद्देश्य होता है। वरना क्या है, राजतंत्र में तो एक राजा चलाता है और दूसरी शासन प्रणाली में राजा चलाता है, उसे लोगों से क्या मतलब। लेकिन लोकतंत्र में क्योंकि लोग अपनी सरकार बनाते हैं, इसलिए उन लोगों का सशक्त होना पहली शर्त होती है। राहुल गांधी ने आज वही बात की है और मैं बार बार लगातार कह रहा हूं कि बीजेपी को कांग्रेस की पिच पर आकर के खेलना पड़ रहा है। इन भावुक मुद्दों से, इन धार्मिक सांस्कृतिक मुद्दों से कुछ नहीं होना था। जो बैकलॉग बचा हुआ था, जो बीजेपी का जनसंघ का ये मुस्लिम तुष्टीकरण का जो नारा था, उससे जो बैकलॉग पैदा हुआ था वो पूरा हो चुका है। वो पूरा हो चुका है, उसकी अवधि पूरी हो गई। अब आगे बढ़ना चाहिए। कुछ लिख के देखिए, मध्य प्रदेश के एक बहुत बड़े गांधीवादी, मैं आपके पास आ रही हूँ जी, भवानी प्रसाद मिश्र जी, उनकी एक कविता है, कुछ लिख के सो कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो।
अब आगे की सोचो, बीजेपी को आगे की सोचनी पड़ेगी। उन्हें लोक मूलक मुद्दों पर राजनीति को केंद्रित करना पड़ेगा, जो कांग्रेस की महात्मा गांधी के जमाने से ही राजनीति है। कांग्रेस का जी मूल बिल्कुल। सिद्धांत यही है। जी बुशरत। जी बिल्कुल। जी राकेश कपूर जी, जाहिर सी बात है आपने पूरा समअप कर दिया और तमाम महत्वपूर्ण जो बिंदु थे उन पर आपने रोशनी डाली है। मैं बिलाल साहब आपके पास आ रही हूँ। ओबीसी की बात बार बार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, लेकिन जातिगत जनगणना को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, आरक्षण को लेकर उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, लेकिन उनको सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना आता है। आज राहुल गांधी ने, अब से पहले वो 90 में से 3 सेक्रेटरी ओबीसी हैं, इनकी बात वो करते आए थे। चूंकि आज वो मध्य प्रदेश में है, तो मध्य प्रदेश में उन्होंने कहा कि 53 में से सिर्फ एक ओबीसी है जो सेक्रेटरी हैं मध्य प्रदेश में। उन्होंने लोगों को ये एजुकेट भी किया कि आपको अगर लगता है कि आपका एमएलए आपके लिए नीतियां बनाता है, तो अब मैं आपको बता दूं कि जो सेक्रेटरीज हैं वो आपके लिए नीतियां बनाते हैं। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है कि उन सेक्रेटरीज में से कौन कहां से आता है, कौन किस वर्ग से आता है। तो उन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया कि 100 रुपए में से, यानी कि सिर्फ 33 पैसे का डिसीजन जो है वो ओबीसी लेते हैं। आप यहाँ बड़ी तादाद में ओबीसी के युवा यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आपको ये ठीक लगता है? तो आपको लग रहा है बिलाल साहब कि ये अब जो आगे का पूरा चुनाव है, लगातार इसमें सिर्फ ओबीसी, जातिगत जनगणना, आरक्षण, इस सब की ही बात होने जा रही है, चाहे कितना भी अवॉइड करें प्रधानमंत्री, चाहे कितना भी अवॉइड करना चाहें अमित शाह, लेकिन उनको इस पर बात करनी ही होगी और ये क्लियर करना होगा कि वो क्या सोचते हैं और क्या उनका प्लान है। ये कह चुका हूं कि राहुल गांधी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी जी आ रही है। हाँ, देखिए बुशरा साहबा, मैंने तो पहले भी कई कार्यक्रम में कहा है कि राहुल गांधी ओबीसी के एक नैरेटिव को देश के अंदर 5 राज्यों के चुनाव में ही सेट कर देना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि एक एडवांस में एक नैरेटिव इस देश के अंदर, एक पॉपुलर नैरेटिव, पॉपुलर पॉलिटिकल नैरेटिव सेट हो जाए, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी अपनी सांप्रदायिक राजनीति की जो धार समय समय पर देती है वो कुंद पड़ जाए। एक उसके पीछे एक वजह ये भी है, हालांकि राहुल गांधी जिस ओबीसी राजनीति की बात कर रहे हैं वो सामाजिक दृष्टिकोण से, सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई है, वो जातीय दृष्टिकोण से नहीं जुड़ी हुई। इसको भी, इस फर्क को भी समझने की जरूरत है। दरअसल बुनियादी तौर पर अगर आप देखा जाए तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर तो प्रत्यक्ष रूप से हमला कर रहे हैं, अप्रोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की वो नीतिगत रीढ़ की हड्डी पर हमला कर रहे हैं, जिसके माध्यम से इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी और संघ के विचारकों ने इस देश की बड़ी आबादी के नेताओं को पहले पैट्रोनाइज किया था, चाहे उसमें कल्याण सिंह थे, चाहे उसमें उमा भारती थी, चाहे उसमें विनय कटियार थे, चाहे उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन चेहरों को पैट्रोनाइज करके इनकी जातियां का कॉम्युनलाइजेशन किया था और उसको वोट के रूप में प्राप्त किया था और अपने आप को सत्ता में स्थापित किया था। दरअसल राहुल गांधी उस बुनियादी नीतिगत सोच पर चोट कर रहे हैं कि आपने इन जातियों का जो राजनीतिक रूप से एक्सप्लॉयटेशन किया है, और जब आपके अधिकारों की बात आई, आरक्षण की बात आई, और जब आपकी सत्ता में भागीदारी की बात आई, तब आपको प्राप्त क्या हुआ? तो इस नैरेटिव पर मुसलसल काम कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी का ओबीसी से कोई लेना देना ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ओबीसी की राजनीति तो एक तरह से कहिए एक फिक्शन के रूप में करती है, उसका वास्तविकता से कोई नहीं लेना दी। वहां पे जो नीति निर्धारक है वहां तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है संघ की, ओबीसी तो उसके चेहरे हैं खाली, नीति निर्धारक तो वहां पर ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, मनुवादी व्यवस्था है। वो मॉडर्न किस्म के ब्राह्मण नहीं है जो जिस तरह से कपूर साहब हमारे सामने बैठे हुए या अनिल जी हमारे सामने बैठे हुए, जो समानता की बात करते हैं, देश की उन्नति की बात करते हैं, देश के विकास की बात करते हैं, देश की प्रोग्रेस की बात करते हैं, एन आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। ये उस विचार की बात नहीं करती, वो तो एक मनुवादिता के दृष्टिकोण से सोचने वाली, वर्ण व्यवस्था के पैटर्न पे चलने वाली बात करते हैं। तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी या संघ के विचारकों का की जो राष्ट्र को लेकर जो परिभाषा है वो धार्मिक दृष्टिकोण से एक परिभाषित करते हैं राष्ट्रीयता को, या सांस्कृतिक धार्मिक
धार्मिक जो संस्कृतिवाद है उसके दृष्टिकोण से देश की राष्ट्रीयता को प्रभावित करते हैं और उस पर काबिज रहना चाहते हैं। राहुल गांधी यहां जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी में इस सिस्टम को डिवाइड करना चाहते हैं, उनके योगदान को उन लोगों के बीच पहुंचाना चाहते हैं। नीतिगत माध्यमों से लोगों तक जब सुविधाएं नहीं पहुंचाएंगे, उनका अपलिफ्टमेंट नहीं करेंगे, सोशो इकोनॉमिक उनको आप संपन्न नहीं करेंगे, तो वो राष्ट्र की मुख्य धारा में कैसे शामिल होंगे। तो राहुल गांधी इस दृष्टिकोण से बात करें, इसलिए जाति जनगणना की बात उठाकर वो भारतीय जनता पार्टी की नीतिगत फैसले पर चोट कर रहे हैं, ताकि उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो और वो सांप्रदायिकता के माध्यम से जो ओबीसी को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था वो करना बंद करें। साथ ही साथ वो माइनॉरिटी के माध्यम से, माइनॉरिटी अपीजमेंट के माध्यम से जो कांग्रेस को आइसोलेट करने की बात करते रेगुलर करते आए हैं या समय समय पर करते आए हैं, उस विचार पे उनके अंकुश लगे। तो कुल मिलाकर ये आप कह सकते हैं कि राहुल गांधी ने जो ओबीसी का जो कार्ड इस वक्त सामाजिक दृष्टिकोण से रखने की कोशिश की है जनता के बीच में, उससे भारतीय जनता पार्टी और उसके थिंकर पूरी तरह से डिस्टर्ब्ड है, विचलित है और उनको समझ नहीं आ रहा कि इसकी काट कैसी लाई जाए। इसलिए बार बार सांप्रदायिकता का सहारा लेते हैं, लेकिन वो ये भूल गए कि सांप्रदायिकता के चूल्हे पर बार बार राजनीतिक रोटियां नहीं सिकती है। आज के समय में या तो उस सांप्रदायिकता की आग चूल्हे में बुझ चुकी है या भारतीय जनता पार्टी की रोटियां जल चुकी हैं। जी बिल्कुल। और वही अभी मैं अमित शाह को देख रही थी, या फिर मैं जब बीजेपी का जो पूरा ट्विटर हैंडल है या जिस तरह की बातें रैलियों से की जाती है उनके नेताओं की तरफ से, जब राहुल गांधी की बात करते हैं तो मैं देखती हूँ कि वो वही उसी तरह की बात, उसी तरह से बिल्कुल निचले स्तर पर जाके जो बात करनी होती है कि राहुल गांधी का मजाक बनाना। लेकिन अब दुनिया की समझ में, अब देश की समझ में ये आ गया है, अगर कोई बेरोजगार युवा मिलना चाहता है, कोई सब्जी वाला मिलना चाहता है, कोई कुली मिलना चाहता है, तो वो प्रधानमंत्री से नहीं मिलना चाहता, वो राहुल गांधी से मिलना चाहता है, क्योंकि उनको ये लगता है कि राहुल गांधी उनसे उनकी तरह बन के बात करते हैं। उनके बीच में कोई दीवार नहीं है, कोई अहंकार नहीं है, जहां एक प्रधानमंत्री एक सेवक की तरह नहीं बल्कि एक राजा की तरह नजर आता हो, वहां पर उनको एक दूसरा नेता बिल्कुल उनको अपनी तरह नजर आता है। वो सूटेड बूटेड नहीं है, बल्कि वो एक सफेद टी शर्ट में उसने 4000 किलोमीटर की यात्रा की और उसी सफेद टी शर्ट में वो लगातार नजर आता है। तो परसेप्शन की, दरअसल जो राजनीति की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसमें भी मात देते हुए नजर आते हैं। और अनिल जी, एक होता है हकीकत और एक होता है हकीकत से परे जो तस्वीर होती है, वो जो फिक्शन है, जो हकीकत से परे चीज है, वो हमें गोदी मीडिया पर हर रोज देखने के लिए मिलती है। लेकिन जो हकीकत है वो हमें गोदी मीडिया से इतर देखने के लिए मिलती है। जहां हमने अभी दिवाली कल मनाई है और उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक रिकॉर्ड कायम किया दिए जलाने का, वहीं उसके चंद मिनटों के बाद, चंद घंटों के बाद वहीं पर जो लोग हैं वो दिए से तेल निकाल कर अपने घर का गुजारा करने के लिए वो तेल इकट्ठा करते हैं। कितनी तकलीफ दे बात है ये। और उसी देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो ये कहते हैं कि देखिए हम जो है 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, और वो अपनी उपलब्धियों, गारंटियां जो है वो गिनाते हैं। क्या आपको लग रहा है कि अब ये सिर्फ 5 राज्यों का चुनाव नहीं, बल्कि इन्हीं 5 राज्यों के चुनाव के इर्द गिर्द जो घटित हो रहा है वो दरअसल 2024 की पटकथा भी लिख रहा है? निश्चित तौर पर ये देखिए, ये पटकथा तो है ही। मैं एक दूसरी बात मतलब उसके साथ जोड़कर कहना चाहता हूं तस्वीर को, कि ये 2024 के पहले जो राजनीतिक कल्चर है, पॉलिटिकल कल्चर, राहुल गांधी ने उसको चेंज कर दिया। पहले देखिए आप 91 से जब से ये उदारीकरण की नीति है, नई आर्थिक नीति बनी, उसके बाद से लोग चर्चा करते थे कि कितनी ट्रिलियन इकोनॉमी में जा रहे हैं, हमारा जीडीपी क्या है, डेवलपमेंट कितना हो रहा है, इस तरह की बात करते थे। दूसरा ये है कि पॉलिटिकल कल्चर में ये हो गया था कि आप फिक्की या जो बिजनेसमैन मतलब ईज ऑफ बिजनेस की बात करते थे, इंडेक्स के बारे में। गरीब लोग जो है हाशिए पर चले गए थे, पॉलिटिकल कल्चर जो बन गया था। और चर्चा, इवन कांग्रेस भी यही चर्चा करने लगी थी कि ये जो है किस तरह अमीरी बढ़ रही है। राहुल गांधी ने फोकस को चेंज किया। ये फोकस है वो फोकस जो नेहरू ने कभी आजादी के बाद लाया था, गांधी जी जिस फोकस को लाए थे। तो ये एक रिवाइवल है नई कांग्रेस का। मैं कई बार कहता रहा हूं कि ये कांग्रेस रिवाइव हुई है। इसको आप मत मानिए कि वही कांग्रेस है जो कांग्रेस कल तक थी।
राहुल गांधी ने कांग्रेस को, इंडिया के पॉलिटिकल कल्चर को ह्यूजली इम्पैक्ट जिसको कहते हैं, वो बहुत प्रभावित किया है, बहुत दूरी तक। अब देखिए कि आप, ये छोटी सी बात है कि आप कुलियों के बीच में जाते हैं, आप किसानों के बीच में जाते हैं, अब देखिए संवाद की क्या स्थिति हो गई। अमेरिका का राष्ट्रपति, अगर एक आदमी की अगर हत्या हो जाए न्यूयॉर्क में, या एक आदमी मारा पर सूती मतलब गोली चल जाए बाहर में भी, तो वो आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, जवाब देता है, राष्ट्र को जवाब देता है, पत्रकारों को जवाब देता है कि क्या हुआ और किस तरह से हम फेल हुए या पास हुए, जो भी कहना है, और हम किस तरह से उसका करेंगे, मतलब उसका बदला लेंगे, जो भी कहना है। यहाँ आप देखिए कि 10 साल मतलब होने को आए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इस बीच में आप देखा आपने कि मणिपुर की घटना हुई, इस पर क्या नहीं हुआ है इस देश में। और अभी आप जिसकी बात कर रहे हैं, जो तेल वाली बात है, एक सिंबल है। अभी हंगर इंडेक्स पर हम कहाँ पहुंच गए हैं, आपको पता होगा कि हम जो है पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी नीचे आ गए हैं। और उस पर मजाक बनाती हैं स्मृति ईरानी जैसी जो हमारी नेता हैं, वो उसका मजाक बनाती है कि ये क्या ये हंगर इंडेक्स है। लेकिन वही अगर ईज ऑफ बिजनेस का इंडेक्स या इनोवेशन इंडेक्स, जो कि फर्जी इंडेक्स है, जिसका कोई लेना देना नहीं है 95% लोगों से, उसके बारे में कितनी चर्चा होती है कि हमारा मूडी ने इतना रेटिंग कर दिया है और हम इस तरह से बढ़ रहे हैं। तो ये जो फर्क है पॉलिटिकल कल्चर का, वो भी उन्होंने 2024 के पहले से चेंज किया है। और लोगों से मिलने का, ये तो भारत जोड़ो यात्रा, मतलब मुझको लगता है दांडी यात्रा के बाद सबसे बड़ी इम्पैक्ट के हिसाब से, मतलब दूरी में तो दांडी यात्रा इसके सामने कुछ नहीं है, लेकिन इम्पैक्ट के हिसाब से उसी हिसाब से है। इतने लाखों लोगों से मिलना और उससे उनके बारे में बात करना, साधारण लोगों का पार्टिसिपेशन, तो उन्होंने पॉलिटिकल कल्चर एक चेंज किया है, जो 2024 के पहले, ये आप सही कह रही हैं कि 5 राज्यों के चुनाव में ये इसका वो जो पॉलिटिकल कल्चर है, वो जो नैरेटिव है, जो परसेप्शन है, वो आ गया है। इसकी पक्की फाइट है। लेकिन मैं एक वर्ड ऑफ कॉशन जिसको कहता है, सावधानी की बात कहता हूं, कि उसके बावजूद अभी कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनली जो है, सांगठनिक रूप से काफी लड़ना है, क्योंकि आरएसएस है वहां, और आरएसएस लगातार, मतलब अभी मेरा मानना है कि मोदी को वो डंप करने के लिए तैयार नहीं है। मतलब इतनी इस हार के बावजूद, इन हारों कर्नाटक या इसके बावजूद उसको हटाने के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए आरएसएस से फाइट करना है, जिसका कि मध्य प्रदेश एक लेबोरेटरी रहा है। अब मध्य प्रांत में आजादी के पहले से ही सबसे पावरफुल अगर कहीं रहा है आरएसएस, तो वो है मध्य प्रदेश, मतलब मध्य प्रांत, मतलब नागपुर, विदर्भ और मध्य प्रांत इलाके। इसीलिए उसको हल्के में मत लीजिए। वो कोई भी र्यूमर फैला सकते हैं, वो कुछ भी संगठन के स्तर पर कर सकते हैं। इसीलिए फाइट बहुत अनइवन फाइट है, मतलब बराबरी की फाइट नहीं है। पैसा है एक तरफ अडानी से लेकर के बाकी कॉर्पोरेट का, दूसरी तरफ संगठन है आरएसएस का, और उससे कांग्रेस को लड़ना है, जिसको चंदे भी नहीं मिलते हैं कॉर्पोरेट के। तो अभी ये फाइट बड़ी है, लेकिन राहुल गांधी ने बहुत बड़ी फाइट खड़ी कर दी है। आइडियोलॉजिकल फाइट भी, और पॉपुलर जिसको मोबिलाइजेशन कहते हैं, वो भी मोबिलाइज किया है। इसलिए आपको, मतलब मुझको हैरत नहीं होगी कि लोगों ने अगर पलट दिया इस 5 राज्यों में, तो हैरत तो नहीं होगी, क्योंकि अंततः जनता ही डिसाइड करती है एजेंडा। आज अगर राहुल गांधी को लोग सुन रहे हैं और इतना उत्साहित हैं, इसीलिए कि एक विश्वसनीयता जनता को उनमें दिख रही है। रोजगार के मामले में, ये सारे मामले, कोहेरेंस एक और चीज है, जितना इनकोहेरेंट हो गया है, जितना इनका नैरेटिव बीजेपी का और बीजेपी के नेताओं का, प्रधानमंत्री कब से कुछ बोलने लगते हैं कि ओबीसी है हम, इसीलिए हमको गाली दे रहे हैं। कभी फिर राम मंदिर भी बोलते हैं, कभी कहते हैं कि ओबीसी मतलब कोई जाति नहीं है हिंदुस्तान में। मतलब कि कोई कोहेरेंस नहीं रह गया है उनके नैरेटिव में, ये दिखाई देता है। तो मतलब अब फाइट तो बहुत तगड़ी दे रहे हैं वो, लेकिन ये 2 चीजें हैं, पैसा और संगठन। उस मामले में मैं मतलब अभी भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या स्थिति होगी। लेकिन 2024 के पहले बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फॉर्मिडेबल ये सिचुएशन है, मतलब जो लोग चाहते हैं कि चीजें बदले। जी, एक और मेरा आपसे सवाल है, कनेक्टिव सवाल। राहुल गांधी लगातार, क्योंकि आप कॉर्पोरेट की बात करें, क्रूनी कैपिटलिज्म के खिलाफ वो लगातार बात अपनी कहते रहे हैं, और हमेशा जो छोटे उद्योग हैं, लघु उद्योग,
वो ही कहते हैं कि जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं वो आपको रोजगार नहीं देते, बल्कि जो छोटे व्यापारी हैं, जो लघु उद्योग हैं, जो हमारी रीढ़ की हड्डी रहे हैं हमेशा हिंदुस्तान की, जिसकी बात प्रधानमंत्री लोकल और वोकल की बात करते हैं, लेकिन वही छोटी इंडस्ट्रीज जो है वो देखिए किस तरह से जीएसटी और नोटबंदी के बाद खत्म कर दी गई। तो उसकी वो बात करते हैं। और उसके साथ साथ क्या आपको लग रहा है कि एक तरह से चाहे हम शिवसेना की बात करें या दूसरी तमाम पार्टियों की बात करें, सत्यपाल मलिक से लेकर तमाम लोगों ने ये पहले से कहना शुरू कर दिया कि 2024 का चुनाव कोई आम चुनाव नहीं होने जा रहा है, उससे पहले कुछ भी किया जा सकता है। तो जब खुलकर तमाम नेता इस तरह की बातें कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि कुछ भी होने या करने से पहले आरएसएस या भारतीय जनता पार्टी बहुत बार सोचेगी? क्या 2014 और 19 की तरह ही 2024 लग रहा है, या आपको लग रहा है कि बिल्कुल अलग तरह का इलेक्शन होने जा रहा है? नहीं, देखिए, ये जो आप कहते हैं कि कुछ सोचेगी बीजेपी या आरएसएस, मैं नहीं मानता। सबसे हिंदुस्तान में जो कम सोचने वाला संगठन है वो है आरएसएस। क्योंकि जिस समय सोचना था, आप इतिहास, मतलब मैं मतलब एक लाइन अपने बारे में कह दूं कि मैं उस बारे में कोई किसी तरह का बैलेंस वगैरह करने की कोशिश कभी नहीं करता। मैं साफ बोलता हूं, आप इतिहास देखिए 1925 से लेकर, नहीं हो तो आर्काइव में देखना चाहिए, उनके पत्र देखना चाहिए, रिपोर्ट्स देखने चाहिए, ये के सरकार जो सीआईडी के रिपोर्ट्स, तो आपको पता चलेगा कि ये वो ऐसा संगठन है कि जब भी देश में कोई भी बड़ा मतलब उबाल आया अंग्रेजों के खिलाफ, या देश के बाद में भी जो उबाल आए परिवर्तन के, उसके खिलाफ खड़ी होती है। 42 का आंदोलन हो या उसके पहले 1937 के वक्त में हो, जैसे पाकिस्तान का मामला हो, पाकिस्तान का मामला जब जिन्ना ने उठाया तो लगता था क्या कि ये लोग उनको गाली देते हैं। 3 जगह सरकारें बनी थी, लोगों को इतिहास भी बताते रहना चाहिए, हमारी जिम्मेदारी है। 3 सरकारें थी, 3 मुस्लिम बहुल इलाके जिसके आधार पर पाकिस्तान बना, बंगाल और सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। वो तीनों जगह में हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाई थी, कांग्रेस उस सरकार में नहीं गई थी। और तीनों विधानसभाओं में जो प्रस्ताव पारित हुए मुस्लिम लीग की तरफ से, उसमें वो हिंदू महासभा उस समय उनके साथ थी। ये आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पाकिस्तान बनाने में उस तरह उन्होंने सहयोग किया। बाद में उन्होंने ये नैरेटिव बनाई कि गांधी जी चाहते थे, गांधी जी वो अलग किस्सा है, मैं नहीं जाऊंगा। अंतिम तक जैसे कहता है कि हमारे यहाँ की टोपी रख देना किसी के पैर पर, उस तरह गांधी जी ने अपनी टोपी जिन्ना के सामने रख दी थी अंग्रेजों के सामने कि अंग्रेज आप चले जाओ और आप देश को बांटो मत, आप ही सरकार चलाओ। लेकिन उन्होंने बना और ये लोग उनके साथ थे एक तरह से। और बाद में नैरेटिव बनाई कि कांग्रेस जो है उसने बंटवारा किया और ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे चलता है। ये भी आप बताते रहिए। तो इसीलिए वो जो है, और दूसरा जो कॉर्पोरेट वाली बात कही आपने, ये सिर्फ बीजेपी के संदर्भ में मत कहिए। 91 के बाद से राहुल गांधी ने वो नैरेटिव भी बदल दी जो चिदम्बरम और कपिल सिब्बल या मनमोहन सिंह चला रहे थे। वो अब बता रहे हैं कि नेहरूवियन पॉलिसी, वो बोल रहे हैं कि मेड इन चाइना नहीं चाहिए। मतलब जो एफडीआई के बारे में पहले बोला जाता था, आपको ध्यान होगा एफडीआई हमारे यहाँ कितना आ रहा है। अब राहुल गांधी एफडीआई की बात नहीं करते, वो कहते कि लोकल पूंजी से मध्य प्रदेश, अभी जो भाषण मैंने सुना कि लोकल मतलब मध्य प्रदेश, आप मेड इन मध्य प्रदेश क्या है वो मैं चाहता हूं। वो पूरा रिवर्स कर दिया उन्होंने पूरी पॉलिटिक्स को की नैरेटिव को, और एंटी कॉर्पोरेट जो पॉलिटिक्स होनी चाहिए उसको पूरा उन्होंने आर्टिकुलेट जो करना कहते हैं उसको तैयार कर दिया है। फाइट एकदम जो है, ये क्रोनिक कैपिटलिज्म का मामला नहीं है, कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म जो फाइनेंस कैपिटल है पूरे वर्ल्ड का, जो कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी पर कब्जा किया हुआ है, उसके खिलाफ एक नेशनल, एक राष्ट्रीय एसर्शन है, राष्ट्रवाद का एक एसर्शन है जिसको राहुल गांधी रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत बड़ी फाइट है, इसको सिर्फ कांग्रेस बीजेपी में रिड्यूस करके मत देखिए, और ऐतिहासिक है इसलिए कि ये कम्युनिज्म से सिर्फ नहीं लड़ रहा है, ये लड़ रहा है ऑथोरिटेरियनिज्म से, ये डिक्टेटरशिप से, फासिज्म से लड़ रहा है। राहुल गांधी सच में जो यात्रा उन्होंने, वैचारिक यात्रा जो अपनी की है, उस भारत जोड़ो यात्रा से बड़ी यात्रा है। बिल्कुल, एकदम आपने सही बात कही। और एक तरह से मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में कहती हूं कि ये
आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल वॉर है, ये नजरियात की लड़ाई है। और यहां पर दो अलग अलग तरह के नजरियात हैं। एक वो है जिसको राहुल गांधी लेके चल रहे हैं हर फ्रंट पर, और दूसरी तरफ वो है जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की है। और राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो कभी भी असहज नहीं होते, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक सांस में दोनों का नाम लेते हैं। वो कॉर्पोरेट पर हमला करने में कभी असहज नहीं होते, वो क्रूनी कैपिटलिज्म के बात करने में कभी असहज नहीं होते। उनको ये नहीं महसूस होता कि जब हम सत्ता में आने की बात करते हैं, और ये सबको पता है कि बिना कॉर्पोरेट बैकिंग के अब सत्ता पर काबिज होना नामुमकिन सा लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो इन सब पर अटैक करते हुए नजर आते हैं। और ये साफ तौर पर लगता है कि एक अकेला इंसान इन तमाम चीजों की बात करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन राकेश कपूर जी, अगर हम, क्योंकि इंडिया गठबंधन की बात करना भी अब बेहद जरूरी है, क्योंकि हम 5 राज्यों की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 5 राज्य जो हैं, इनकी हार या जीत एक तरह की रूपरेखा तैयार कर रही है 2024 के लिए। और उस 2024 में कैसे ये तमाम पार्टियां इकट्ठी होंगी, जो इकट्ठी हैं फिलहाल, आगे कैसे कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, और ये जिस तरह के एक दो हमने वाद विवाद देखे या अटैक देखे, क्या आगे आने वाले वक्त में ऐसी तमाम चीजें क्या देखने के लिए मिलेंगी? क्या आपको लग रहा है 5 राज्यों में जो कुछ होगा उसका सीधा असर इंडिया गठबंधन कितना और मजबूत होगा, कितनी और पार्टियां उनके साथ शामिल होंगी, कांग्रेस कितनी बार्गेन की स्थिति में होगी, ये सब कुछ भी तय करने जा रहा है? बुशरा जी, जहां तक इंडिया गठबंधन का सवाल है, तो मुझे लगता है कि इसमें जो कांग्रेस का नैरेटिव है वही चलने वाला है। देखिए, अभी अनिल जी ने बहुत ज्यादा तफसील से और बड़ी खूबसूरती के साथ कुछ बातें रखी हैं, वो महत्वपूर्ण बातें हैं। ये जो इंडिया गठबंधन में जो विभिन्न पार्टियां हैं, उन्होंने कहा कि कांग्रेस को एक दूसरे फेज में डाल दिया है। अनिल जी ने कहा, मैं बिल्कुल सहमत हूं, कांग्रेस को दोबारा से इसके मूल फेज में डाल दिया है राहुल गांधी ने। राहुल गांधी जो कुटीर उद्योग, मदले छोटे उद्योग और जिस प्रकार से इंडिजीनियस उत्पादन की बात कर रहे हैं, देशी उत्पादन की बात करें, वो वही है जो महात्मा गांधी का फलसफा है। महात्मा गांधी का फलसफा मूलतः यही है। आप पढ़ जाइए ग्राम स्वराज्य, उनकी बहुत छोटी सी पुस्तक है, उनका फलसफा यही है। जो राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरफ लौट रहे हैं, राहुल गांधी महात्मा गांधी की तरफ लौटने की कोशिश में है, और एक ही बहुत बड़ा महायुद्ध है, ये वैचारिक महायुद्ध है। मैं सहमत हूं, क्योंकि बीजेपी या जनसंघ वैचारिक रूप से बहुत पीछे है कांग्रेस से। उनके पास कोई ऐसा नेता अभी तक नहीं हुआ है जो वैचारिक रूप से कांग्रेस के किसी बड़े नेता के मुकाबले में आ सके। अब बिलाल ने भी एक महत्वपूर्ण बात कही थी कि जो ओबीसी है वो बीजेपी के लिए एक फ्रिक्शन है। क्यों है फ्रिक्शन, मैं बताता हूं। जो जनसंघ का मूल घोषणा पत्र है, बीजेपी का जो घोषणा पत्र है, और बीजेपी की जो वैचारिक स्थिति है, वह खेती को उद्योग का दर्जा देने की इनके घोषणा पत्र में होता था। मुझे अच्छी तरीके से याद है 1969 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जनसंघ के अध्यक्ष बने थे, 1-2 साल पहले ही बल्लान मधोक के बाद, तो 1969 में जो मिड टर्म पोल हुए यूपी के, उसमें जनसंघ ने नारा दिया, हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, घर घर में दीपक, जनसंघ की निशानी। ये नारा था जनसंघ का उस जमाने में। इनका चुनाव चिन्ह दीपक होता था। तो उसमें चौधरी चरण सिंह ने जब अपनी बीकेडी बनाई, तो उन्होंने साफ किया कि भाई काहे का ये हर खेत को पानी देंगे, हर हाथ को काम देंगे, ये तो भाई पूंजीपतियों के पोषक हैं, ये तो पूंजीवादी व्यवस्था चाहते हैं, ये तो चाहते ही नहीं कि छोटे उद्योग पनपे, कुटीर उद्योग पनपे, इस देश के लोग अपने आप में सामर्थ्यवान बने। और आप देख लीजिए 1978-79 का जो आज बात कर रही है लोकल फॉर वोकल, चौधरी चरण सिंह वित्त मंत्री बने थे, 1 साल 78-79 का उन्होंने बजट भी पेश किया था। उन्होंने अपने बजट में क्या किया था, उन्होंने कहा था कि जो ये विदेशी कंपनियां हैं जो चॉकलेट, बिस्कुट, माचिस और ऐसी उपभोक्ता चीजें बनाती हैं, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स बनाती हैं, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है। इसमें उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया था।
और जो लोकल इंडस्ट्री यही चीजें बनाती है जो उस पर टैक्स माफ या 0% या 1% टैक्स कर दिया, तो लोकल अब जी। वोकल वहां से जुड़ता है। राहुल गांधी आज वो बात कर रहा है। मैंने ओबीसी की बात बता दी, जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है भारत का, जिसकी बात हम करते हैं। क्या है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद? देखिए, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद क्या होता है? सांस्कृतिक राष्ट्रवाद यह है कि जो दिवाली का जो मौसम गया है, इसकी सबसे ज्यादा इंतजार किसे रहता है? हिंदुओं से ज्यादा इंतजार रहता है गरीब मुसलमान को, गरीब दस्तकार को, गरीब कारीगर को, गरीब मजदूर मुसलमान जो दूसरे और काम धंधे करने वाले थे, उन्हें रहता है इंतजार, क्योंकि उनके बनाए हुए खिलौने, उनकी दस्तकारी का सामान, उनकी रोशनी का सामान, उनकी जो ये पटाखेबाजी होती है या जो ये जो भी काम होते हैं, ये कारीगर कौन है? जी जी। मुसलमान है सब। ये है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। हिंदुओं के साए, शादियों के साए सबसे ज्यादा किसे याद रहते हैं? पंडित से भी बेहतर, जो बैंड बाजा बजाने वाले होते हैं, उनको याद रहते हैं। उनसे पूछ लीजिए, वो बता देगा कि नहीं, साया यहाँ जब तक है, बैंड बाजा इस दिन जो है बुक नहीं हो सकता, बहुत ज्यादा बुकिंग है। वो याद रखते हैं। ये है इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। जो हमारे यहाँ धार्मिक मेले लगते हैं हिंदुओं के, उनमें बताशे का प्रसाद बनता है। बताशा कौन बनाता है? मुसलमान कारीगर बनाता है। और मेरे में तो जिस जिले में रहता हूँ, उस जिले में कोई देवी का मेला या देवता का मेला भी होता, भरते रहते हैं खूब सारे, तो उनमें दुकानें तक लगाते हैं मुसलमान बताशों की, बताशों की प्रसाद। जी। ये इस देश का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है। इसको आप तोड़ नहीं सकते, आप चाहे जितना हिंदू मुसलमान कर लीजिए। जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है, जो आर्थिक ताना बाना है, और जो आर्थिक और सामाजिक ताना बाना बनता है इससे, इस देश का, भारत का, उसको कोई भी नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता है। इस देश की खूबी है, ये खासियत है इस देश की। मैं और तफसील में नहीं जाता हूं, लेकिन जो आज की राजनीति है, आज की राजनीति को अगर हम ध्यान से देखें तो हमें साफ दिखाई पड़ रहा है कि जो कांग्रेस और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जिस वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट, जिस लोक कल्याणकारी राज का कॉन्सेप्ट धीरे धीरे स्थापित कर रहे हैं आधुनिक प्रतीकों के माध्यम से, वो लोगों के गले उतर रहा है। लोग ये ऐसे ही, जो आज कहा कि कितने बेरोजगार हैं, राहुल गांधी ने नीमच की सभा में लोग खड़े हो गए, युवा ऐसे ही नहीं खड़े हो गए, ऐसे ही रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है राहुल गांधी को। इसकी कोई वजह है, इसकी वजह हमें ढूंढनी होगी। और राजनीति निश्चित रूप से निर्णायक मोड़ पर है। राजनीति, आज की राजनीति निर्णायक मोड़ पर राहुल गांधी ने ला करके खड़ा कर दिया। लाख मजाक बनाया गया राहुल गांधी का, लेकिन राहुल गांधी ने जो वैचारिक विमर्श खड़ा किया है, उसके आगे भारत के राजनीतिज्ञ कांप रहे हैं। मैं ये शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, कांप रहे हैं कि इसकी काट अब कैसे की जाए। चूंकि लोग रेस्पॉन्ड करने लगे हैं, लोग रेस्पॉन्स दे रहे हैं, लोगों में वो देखिए, नेता कौन होता है लोकतंत्र में? नेता वही होता है जो लोगों की आवाज को अपनी आवाज बना करके बोलता है, वही तो नेता हो जाता है। और नेता कौन होता है? डॉक्टर लोहिया कैसे नेता थे? ऐसे ही तो थे डॉक्टर लोहिया, डॉक्टर आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर लोहिया, महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, ये सब नेता कौन? नेता किसने बनाया? देश की जनता ने बनाया ना। देश की जनता नेता बनाती है, नेता कोई पैदा होकर नहीं आता है, देश की जनता नेता बनाती है। राकेश जी, बिल्कुल। राकेश कपूर जी, क्योंकि वक्त की मेरे पास कमी है, इसको आपको थोड़ा सा मैं रोकना चाह रही हूँ माफी के साथ, क्योंकि बिलाल साहब के पास मुझे जाना है आखिरी सवाल के लिए। बिलाल साहब, जाहिर सी बात है कि इस प्रोग्राम में बहुत सारी चीजें वो है, बेहद महत्वपूर्ण वो बिंदु हैं जो जनता के सामने, जो हमारी ऑडियंस उसके सामने गए हैं, उन पर हम बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर ये भी देखना जरूरी है कि जो सवाल मैंने राकेश जी से पूछा था कि इंडिया गठबंधन के हवाले से सवाल पूछना, क्योंकि प्रैक्टिकल बातों पर भी बात करना बेहद जरूरी है। हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से चेंज है, क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ होना चाहिए, लेकिन हर इलेक्शन जीतने के भी अलग अलग स्टेप्स होते हैं
कि आपने क्या घोषणाएं की, लोगों के बीच आप कितनी मजबूती से जा रहे हैं, रैलियों में कितने लोग आ रहे हैं, बूथ तक कितने वोटर्स पहुंच रहे हैं, कितने कन्वर्ट हो पा रहे हैं और फिर नतीजे क्या आ रहे हैं। और जिस तरह की स्ट्रेटेजी बनानी होती है वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं इंडिया गठबंधन के हवाले से इसीलिए मैं आपसे बात कर रही हूं कि क्या आपको लग रहा है कि 5 राज्यों के इलेक्शन के फौरन बाद इंडिया गठबंधन को अपनी स्पीड में तेजी करनी पड़ेगी और जनता के बीच इकट्ठे होकर जाना पड़ेगा? जो एक भोपाल में उनकी एक रैली होने जा रही थी जो नहीं हुई, किन्हीं वजहों से वो डिले हो गई, एक ऐसी ही रैली उनको करनी पड़ेगी जनता के बीच ये भरोसा देने के लिए कि देखिए हम एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हैं और हम मिलकर उन ताकतों के खिलाफ लड़ने जा रहे हैं जो लोकतंत्र को खत्म करना चाहती हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि 5 राज्यों के चुनाव के बाद यकीनन ये कांग्रेस की जिम्मेदारी है इंडिया गठबंधन की धुरी होने के नाते कि वो अपने सहयोगी दलों को अपने साथ जोड़ कर रखे। और जिस तरह से जो संकेत मिल रहे हैं 5 राज्यों के, इन 5 राज्यों के संकेतों के बाद इंडिया गठबंधन की जो यूनिटी है, इंडिया गठबंधन का जो एक आपस में गठजोड़ का परसेप्शन है, और इंडिया गठबंधन की जो स्ट्रेटेजी है और इंडिया गठबंधन की जो बैठकें हैं और या इंडियन गठबंधन से जुड़ी हुई रैलियां हैं, यही लोकसभा में एक नैरेटिव के रूप में उभर के आएंगी। और इंडिया गठबंधन इसको जितना ज्यादा फाइन ट्यून करेगा अपने घटक दलों को, कांग्रेस या गठबंधन की एक संयुक्त रणनीति को जितनी फाइन ट्यून कर लेगा उतने ही अच्छे रिजल्ट उसको प्राप्त हो जाएंगे। जी, बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत शुक्रिया। और शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप लगातार डीबी लाइव के तमाम जो प्रोग्राम्स उनको देखते रहिए, सराहते रहिए, लोगों तक शेयर करते रहिए और मेरे प्रोग्राम को भी